आइए दोस्तों, 7 नंबर का जो चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले तो समझना है कि जैव अणु है क्या, किसे कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैव अणु जितने भी हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक के बारे में आप जानते होंगे। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन अनिवार्य रूप से रहते हैं। जिस कंपाउंड में कार्बन की उपस्थिति रहती है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ अपवाद ही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन है लेकिन उन्हें कार्बनिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो जैव अणु जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब है कि कोई भी जैव अणु होगा उसमें कार्बन अवश्य ही उपस्थित होगा। और इस जैव अणु का क्या महत्व है, तो जैव अणु एक ऐसा अणु है जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जैव अणु के बिना कोशिकाओं का निर्माण संभव नहीं है। जैव अणु के द्वारा न सिर्फ कोशिका का निर्माण होता है बल्कि कोशिका में वृद्धि भी किसके द्वारा होती है, जैव अणु के द्वारा। ग्रोथ, केवल निर्माण और वृद्धि नहीं बल्कि कोशिकाओं के पोषण के लिए भी जरूरी है क्या, जैव अणु। तो जैव अणु कोशिकाओं का निर्माण कराते हैं। जैव अणु से ही कोशिकाओं में वृद्धि होती है और जैव अणु ही कोशिका के पोषण के स्रोत है। पोषण आप समझ ही रहे हैं। और पोषण का अर्थ क्या था? पोषण का अर्थ था कि सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए उचित पोषण प्रदान हो सके। भोजन जो कर रहे थे, भोजन करने का उद्देश्य क्या था? भोजन करने का उद्देश्य ही था कि प्रत्येक कोशिकाओं को किसकी प्राप्ति हो, पोषण की प्राप्ति हो। तो जैव अणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। जैव अणु कोशिकाओं में वृद्धि के लिए जरूरी है। जैव अणु कोशिकाओं के पोषण के लिए जरूरी है। यानी कि जैव अणु के अभाव में कोशिकाओं का निर्माण संभव नहीं होगा। जैव अणु के अभाव में कोशिकाओं में वृद्धि नहीं हो सकती है। जैव अणु के अभाव में कोशिकाओं को पोषण प्राप्त नहीं होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि सजीव जो बनते हैं वे किसके द्वारा बनते हैं? अगर सेल ही निर्मित नहीं होगा तो क्या आप सजीव के शरीर के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोशिकाओं में ही वृद्धि नहीं होगी तो सजीव के शरीर में वृद्धि संभव है? नहीं है। अगर कोशिकाओं को ही पोषण नहीं प्राप्त होगा तो सजीव ठीक तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप यह भी कह सकते हैं कि जैव अणु सजीवों के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैव अणु सजीवों के शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैव अणु सजीवों के पोषण के लिए आवश्यक है। या फिर आप कह सकते हैं कि यह कोशिकाओं के निर्माण, कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिकाओं में पोषण के लिए जरूरी है। तो इतने महत्वपूर्ण है जैव अणु। यानी जैव अणु के अभाव में कोशिका ही नहीं बन सकता है तो सजीव कहां से होगा? और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति
निश्चित तौर पर कोशिकाओं के उत्पत्ति के बाद हुआ, लेकिन कोशिकाओं की उत्पत्ति का मार्ग तब खुला जब इस पृथ्वी पर कौन से अणु निर्मित हो गए? जैव अणु। यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले किसकी निर्माण प्रक्रिया चली? करोड़ों वर्ष तक जैव अणु की निर्माण प्रक्रिया इस पृथ्वी पर चलती रही, और जब जैव अणु का निर्माण हो गया इस पृथ्वी पर, तब कोशिकाओं के निर्माण का मार्ग खुला, तब जीवन के उत्पत्ति का मार्ग खुला इस पृथ्वी पर। तो इतने महत्वपूर्ण है जैव अणु। तो जैव अणु एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं के निर्माण, वृद्धि एवं पोषण के लिए आवश्यक है। या जैव अणु एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों के शरीर के निर्माण और वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक है। या जैव अणु के बिना ना तो हम सजीव के शरीर के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं, ना तो सजीव के शरीर में वृद्धि की कल्पना कर सकते हैं, ना ही उसे पोषण की कर सकते हैं। यानी कि जैव अणु के बिना कोई भी सजीव का, कोई भी लिविंग थिंग्स का अस्तित्व ही नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। दोस्तों क्लियर हो गया बात? समझ गए ना जैव अणु क्या है? जैव अणु किस तरह के कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैव अणु किन किन चीजों के लिए जरूरी है? क्या जैव अणु के बिना सजीव का अस्तित्व संभव है? क्या जैव अणु के बिना सजीव का अस्तित्व संभव है? बिल्कुल नहीं। अब इस पृथ्वी पर सजीव दोस्तों मुख्य रूप से दो हैं, दो प्रकार के हैं। हम लिविंग थिंग्स को सजीव को मुख्यतः दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं फिलहाल। एक हमारा क्या है? प्लांट, और दूसरा क्या है? एनिमल्स है। तो ये जो दो भिन्न प्रकार का, और एनिमल के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, मानव भी जंतु है। ये जो दो मुख्य प्रकार के सजीव इस पृथ्वी पर हैं, तो इसमें अंतर यह है दोस्तों कि पौधे अपने लिए जरूरी जैव अणु का निर्माण खुद कर सकते हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वे जरूरत के बायोमोलिक्यूल्स खुद तैयार कर सकते हैं, उन्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। तो जैव अणु का निर्माण पौधों में स्वयं, मतलब पौधों को जैव अणु निर्माण करने की क्षमता है, लेकिन जो जंतु है या मानव शरीर है उनमें जैव अणु का निर्माण संभव नहीं है। या जो परपोषण होता है वे अपने शरीर में खुद जैव अणु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है दोस्तों इसको भी, और इसका शरीर जैव अणु का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है। तो ये कैसे करेगा? तो दोस्तों एनिमल जैव अणु को प्राप्ति करने के लिए निर्भर है जंतु के उत्पाद पर। निर्भर है किसके? जंतु के उत्पाद पर निर्भर है। जैसे आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, या फिर कोई जंतु मांसाहारी है, उनमें ये उत्पाद जैव अणु की मात्रा को मतलब जैव अणु ये प्राप्त करते हैं इन उत्पादों के जरिए। या फिर ये जैव अणु की प्राप्ति कैसे करते हैं? पौधे के उत्पादों के द्वारा। तो पृथ्वी पर जो मुख्य दो प्रकार के सजीव है, इन सभी सजीवों को जैव अणु की आवश्यकता है, लेकिन अंतर यह है कि पौधे अपने जरूरत के जैव अणु खुद बना सकते हैं, लेकिन जंतु और मानव अपने जरूरत के जैव अणु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन्हें जैव अणु की प्राप्ति कैसे होगी? तो एनिमल पोषण के लिए
पौधे और जंतु के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। ये आप 6 नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नहीं, कि जो जंतु होते हैं वे अपने पोषण के लिए पौधे के उत्पाद और जंतु के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, और इन्हीं पौधे के उत्पाद जंतु के उत्पाद से इन्हें जैव अणु की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इसके शरीर में वृद्धि और विकास होता है, इनके शरीर को पोषण मिलता है। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी स्वपोषी जैव अणु का निर्माण खुद कर सकते हैं, लेकिन पर पोषण वाले जीव जैव अणु का निर्माण खुद नहीं कर सकते। उन्हें जैव अणु की प्राप्ति किन किन चीजों से हो सकता है? तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? जैव अणु किस प्रकार के यौगिक हैं? सभी जैव अणु में अनिवार्य रूप से आपको प्राय क्या देखने को मिलेगा? कार्बन। वे कौन से सजीव है जो जैव अणु के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, स्वयं बना सकते हैं? मानव को जैव अणुओं की प्राप्ति किससे होती है? यानी आप कह सकते हैं पौधे के उत्पाद और जंतु के उत्पाद जैव अणु के स्रोत हैं। पौधे के उत्पाद और जंतु के उत्पाद जैव अणु के क्या हैं? स्रोत हैं। कोई दिक्कत? अब आइए एक एक करके जैव अणुओं को बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और सबसे मुख्य जो जैव अणु है वे है आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम तो सब सुने होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और शक अगर है तो इसका मतलब 6 नंबर चैप्टर आप छोड़ दिए हैं। फिर भी 6 नंबर नहीं भी पढ़े हैं तो कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने ही होंगे। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैव अणु है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैव अणु है, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना? और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CxH2O(Y), यहां X तथा Y के जगह आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दीजिए, यह इसका सामान्य सूत्र है। समान सूत्र जैसे आप जानते होंगे एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 पढ़े हैं, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का यह सामान्य सूत्र है CxH2O(Y), XY की जगह आप 2 दे सकते। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? लेकिन वर्तमान समय में ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में जीव वैज्ञानिक कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त किए हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे और भी कई तत्व उपस्थित है, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि इत्यादि। और कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट वैज्ञानिक ने प्राप्त किए हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो ये परिभाषा आप अभी समझे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, यह काफी पुराना परिभाषा हो चुका है। काफी पुराना परिभाषा हो चुका है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन
का अनुपात 2:1 अधिकांश कार्बोहाइड्रेट में रहता है। लेकिन आपको क्या बोले कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति वर्तमान में जीव वैज्ञानिकों ने किया है जिनमें इनके अलावे और भी तत्व हैं। ये है ही, जब भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें अनिवार्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। लेकिन कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हुई है कि इसमें इन तीन के अलावे चौथा तत्व भी है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं भी है। तो कार्बोहाइड्रेट की एक नवीनतम परिभाषा जो तय की गई है, वे नवीनतम परिभाषा यह है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिकुल्स है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैव अणु है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल तथा एक कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है। एक हाइड्रोक्सिल और एक कीटोन ग्रुप। हाइड्रोक्सिल को अल्कोहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्कोहल भी कहते हैं। और कीटोन को कीटोन। फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाँ, फंक्शनल ग्रुप है यह। कीटोन अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी विस्तार में जानकारी आप ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो उसमें लगेगा, नहीं तो पढ़िएगा, आपको लग जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की वर्तमान परिभाषा यह दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिकुल्स है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल और या अगर ये दोनों ना रहे, ठीक है, अगर ये दोनों ना रहे तो एक एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? तो या तो एक कीटोन और अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे। ध्यान रखिएगा कि जब भी अल्कोहल होगा केवल तो भी वो कार्बोहाइड्रेट होगा, केवल कीटोन होगा तो भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। दोनों एक साथ ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप एक साथ एक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो निश्चित ही वो बायोमोलिकुल्स कार्बोहाइड्रेट होगा। या ये दोनों ना रहे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है दोस्तों, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है अगर किसी बायोमोलिकुल्स में, निश्चित तौर पर वो आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पुराना परिभाषा है दोस्तों, पुराना परिभाषा यही है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1 होता है। 2:1 होता है। और दूसरा नवीनतम परिभाषा है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिकुल्स है जिसमें अल्कोहल तथा कीटोन ग्रुप हो, या ये दोनों ना हो तो क्या हो? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जा सकते हैं? अल्कोहल पाए जा सकते हैं, कीटोन पाए जा सकते हैं और एल्डिहाइड पाए जा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आगे के निम्नलिखित में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एक कार्बोहाइड्रेट में मॉलिक्यूल्स में नहीं रहते हैं? तो तीन होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब तीनों एक साथ रहेगा कार्बोहाइड्रेट ने, या तो ये दोनों रहे या ये दोनों ना रहे, ये रहे, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिकुल्स है जिसमें एक कीटोन तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे या एक एल्डिहाइड ग्रुप रहे। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिकुल्स है जिसमें एक अल्कोहल और कीटोन रहे और या आपको क्या रहे? एल्डिहाइड रहे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आइए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। और पहला क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है।
अब सबसे सरलतम यानी कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कहते हैं कि यह सबसे सरलतम है तो इसका मतलब होता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कार्बोहाइड्रेट होगा क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44 mu होता है। कितना होता है दोस्तों? 44 mu। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित परमाणुओं की कुल परमाणु द्रव्यमान को ही उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं या मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। कहने का मतलब कि सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम आणविक भार वाला, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? मोनोसैकेराइड। दूसरा, जितने भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। वे जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जितना भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है दोस्तों? मीठा होता है। जितने भी मोनोसैकेराइड रहते हैं उसमें कार्बन एटम की संख्या, ठीक है, कार्बन एटम की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम कितना हो सकता है? 7। न्यूनतम 2, अधिकतम। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की परमाणु की संख्या 7 हो गया, 7 से अधिक हो गया, तब वो मोनोसैकेराइड होगा। जैसे कि ग्लूकोज देख लीजिए, ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते होंगे C6H12O6। क्या यह मोनोसैकेराइड है? ध्यान दीजिए, कार्बन परमाणु की संख्या कितना? हम क्या बोले कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की परमाणु संख्या 2 से लेकर कहां? 2 से लेकर 7 तक होगा, वो सब कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? और इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है? कार्बन एटम की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। अब 6 है तो ये मोनोसैकेराइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या हमें याद रखना है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे सरलतम कहने का मतलब कि सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम आणविक भार वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम 7 हो सकता है। 7 से अधिक कार्बन परमाणु है तो फिर अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 7 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित है तो निश्चित तौर पर वो मोनोसैकेराइड नहीं होगा। सभी मोनोसैकेराइड का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है? सभी प्रकार का मोनोसैकेराइड जल में क्या होता है? कोई दिक्कत? मोनोसैकेराइड में बस इतना याद रखना है, कार्बन परमाणु संख्या 2 से लेकर 7 तक। स्वाद इसका जल में घुलनशील या अघुलनशील? घुलनशील। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं? सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला, सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु संख्या कितनी? मोनोसैकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं? अब आइए एग्जाम्पल याद रखना है। कौन कौन? सबसे तो पहले जो सबसे चर्चित मोनोहाइड है वे आपको है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो सबसे चर्चित मोनोसैकेराइड हैं वे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, C6H12O6। अब आप कहिएगा कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब एक ही है तो फिर इसका नाम अलग अलग क्यों है? दोस्तों, क्योंकि इनका स्वाद अलग अलग है। स्वाद आम खाते हैं कैसा लगता है? अजी गन्ना का जूस पीते हैं कैसा लगता है? एक के समान मीठा लगता है, अलग अलग मीठा लगता है। अलग अलग मीठा लगता है ना। यानी कि ये जो नाम दोस्तों अलग अलग है, मिठास के आधार पर किया गया है। आम खा रहे हैं वो भी मीठा लग रहा है,
चीनी खा रहे हैं वो भी मीठा लग रहा है, गन्ना का जूस खा रहे हैं वो भी मीठा लग रहा है, मिठाई खा रहे हैं वो भी मीठा लग रहा है। अरे कैसे कैसे मीठा लग रहा है। तो आज जो ये जो नाम है तो हल्ला खाएगा बाबू, फिर हम बोल रहे हैं नौकरी पर असर पड़ जाएगा, हल्ला नहीं करना है। तो चर्चित कार्ब मोनोसेक्राइड कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। लेकिन हम क्या बतलाए कि मोनोसेक्राइड में न्यूनतम 2 अधिकतम 7। अभी करा करके पूछेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना हो? 3। उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। उसके बाद 4 वाला का नाम है इरिथ्रोज। 4 वाला का नाम क्या है? इरिथ्रोज। ये 3 होगा, सॉरी 3 होगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड भी गड़बड़ा गया है। 3 वाला को क्या कहते हैं जी? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 वाला को। 4 वाला क्या कहते हैं? इरिथ्रोज। 5 वाला को राइबोज। 5 वाला को राइबोज। 5 वाला को राइबोज। और 6 वाला को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 7 वाला को मोनोहेप्टुलोज। इसको तो नाम रखने में कोई दिक्कत है, मोनो से मोनो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोहेप्टुलोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज। अब मोनोहेप्टुलोज कैसे कार्बोहाइड्रेट है? और सबको याद रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड और मोनोहेप्टुलोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? फार्मूला दे देगा तब तो पकड़ ही लीजिएगा, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक है तो मोनोसेक्राइड होगा। लेकिन फार्मूला नहीं दिया जाता है कि जो में नाम में दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है। तो जितना भी मोनोसेक्राइड है सब आपके सामने में है। ग्लिसरॉल्डिहाइड मोनोसेक्राइड है, इरिथ्रोज मोनोसेक्राइड है, राइबोज मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है और मोनोहेप्टुलोज मोनोसेक्राइड है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अब मोनोसेक्राइड से इससे ज्यादा प्रश्न पूछ नहीं सकता दोस्तों। तो एक बार पुनः देख लीजिए। मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट अन्य सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसेक्राइड जल में क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड का स्वाद क्या होता है? मोनोसेक्राइड में कार्बन एटॉम की संख्या न्यूनतम। लेकिन 2 वाला कोई नहीं है दोस्तों, 2 वाला कोई नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होते भी अलग अलग नाम क्यों है? अलग अलग मीठा पन के कारण। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला, इरिथ्रोज का फार्मूला, राइबोज का फार्मूला, मोनोहेप्टुलोज का फार्मूला आप देख लिए ना। कभी कभी इस आधार पर भी प्रश्न पूछ देते कि इरिथ्रोज कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु संख्या कितनी? 4 होती है। राइबोज कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 5 होता है। मोनोहेप्टुलोज में कार्बन 7 होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितना होता है? या कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में किस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? कोई दिक्कत? मोनोसेक्राइड देख लिए ना। मोनोसेक्राइड का स्वाद कैसा? पानी में घुलनशील या अघुलनशील?
तो ध्यान रखिएगा, सभी मोनोसेक्राइड पानी में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब हुआ राइबोज, इरिथ्रोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, मोनोहेप्टुलोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सभी पानी में क्या होगा? जितना भी एग्जाम्पल पढ़े हैं सब कार्बोहाइड्रेट का स्वाद क्या होगा? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? आइए दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पर। दूसरे प्रकार का ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। कई मोनोसेकेराइड के अणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ओलिगोसेकेराइड के। जैसे आप सामान्य रूप से सुने होंगे कि इथिलीन का बहुलीकरण करने से पॉलीथीन बनता है, ठीक उसी प्रकार का यह है, लेकिन यह बहुलीकरण की प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। यानी कई मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुटकर ही जब एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तभी वे ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर यानी कि हाइड्रोलाइसिस करने पर, क्या करने पर? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल की उपस्थिति में एंजाइमों के मदद से बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। जैसे 6 नंबर में आप देखे थे कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओज में कन्वर्ट कर दिया था। प्रोटीन का पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओज में कन्वर्ट होना भी एक तरह से क्या था? जल अपघटन था, हाइड्रोलाइसिस था। तो हाइड्रोलाइसिस में जल की उपस्थिति में बड़े अणु को एंजाइमों के मदद से छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। तो ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने से न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना? 10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त हो। ओलिगोसेकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका जल अपघटन करने पर न्यूनतम 2 मोनोसेकेराइड और अधिकतम 10 मोनोसेकेराइड की प्राप्ति होती है। लेकिन ओलिगोसेकेराइड को 2 ही वर्गों में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से। सबसे पहले ओलिगोसेकेराइड क्या है समझ गए ना? ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के मिलने से बनता है। कितना तो मिलेगा, तो कम से कम तो 2 तो चाहिए ना जी मिलने के लिए। एक मिलेगा तो एक तो मिलेगा नहीं, अकेले अकेले रह जाएगा, तो कम से कम 2 मोनोसेकेराइड चाहिए। लेकिन अधिकतम कितने मोनोसेकेराइड रहते हैं? अब जो मोनोसेकेराइड मिल करके ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, उन मोनोसेकेराइड को आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तरीका क्या है? तो ओलिगोसेकेराइड को जल अपघटन करने पर हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी? मोनोसेकेराइड की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है कि जिसका आप जल अपघटन करिएगा तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा? कौन सा? मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। न्यूनतम 2, अधिकतम। तो एक ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर कितने मोनोसेकेराइड होते हैं, इस आधार पर ओलिगोसेकेराइड को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। और पहला वर्ग है आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड क्या है? इसका नाम ही लगा है डाई। डाई मतलब होता है 2, एक डाई मतलब होता है बालू को डाई करना है जी। तो यहां डाई का मतलब होता है 2।
यानी कि अब तो आप समझ ही गए हैं कि डाइसैकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो जिसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें कम से कम, हमें कितने, कम से कम नहीं, कितने मोनोसैकेराइड। तो जब कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलन से बनता हो तब उसे आप क्या कहिएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, या डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करने पर कितना मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में दोस्तों आपको मुख्य रूप से 3 याद रखना होगा। डाइसैकेराइड के अंतर्गत जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे है सुक्रोज, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज। एक बात देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंत में OS ए लगा होता है। कभी कभी परीक्षा में निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है आपको कुछ नहीं पता है, ये ध्यान में आ गया कि OSE ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट में लगता है OSE, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट अधिकांश जो है उसके नाम के लास्ट में OSE लगा होता है, ओज लगा होता है। तो जिस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इरेथ्रोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोज मोनोसैकेराइड था, उसी तरह सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः गन्ने के रस में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे केन शुगर कहा जाता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है। अनाजों को सड़ाकर जो शराब बनाया जाता है उसे माल्ट कहा जाता है। और माल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहा जाता है, इसका नाम ही है माल्ट शुगर। इसका नाम क्या है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। किसमें, दूध में। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किसमें पाया जाता है, गन्ने के रस में। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रायः अनाजों को सड़ाकर जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसमें पाया जाता है। अनाजों का किण्वन करके जो उत्पाद बनाया जाएगा उसमें माल्टोज कार्बोहाइड्रेट रहेगा, और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को माल्ट शुगर कहते हैं। माल्ट एक विशेष पदार्थ है जो शराब के निर्माण में काम आते हैं। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, और ये सभी कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है आपके सामने में जो है तीनों। और ये अगर डाइसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड है तो इसका जल अपघटन करेंगे तो कितने आपको मोनोसैकेराइड निकलेगा, 2 निकलेगा। सुक्रोज को अगर तोड़िएगा तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये 6 नंबर में हम बता दिए थे। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड कौन कौन से मोनोसैकेराइड के मिलने से होता है, यानी एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, सुक्रोज का निर्माण होगा। उसी तरह माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, इसको तोड़िएगा तो आपको बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और, यानी एक अणु माल्टोज का तोड़ने पर कितने अणु ग्लूकोज का, 2 अणु ग्लूकोज का ही प्राप्त होगा। यानी 2 ग्लूकोज का अणु मिलकर एक माल्टोज का निर्माण करता है, एक माल्टोज अणु का निर्माण करता है। लैक्टोज को तोड़िएगा तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपको परिणत होगा, या लैक्टोज का जल अपघटन करिएगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। तो डाइसैकेराइड में ये तीनों याद रहेगा कि ना आपको। गन्ने में मुख्य रूप से कौन कार्बोहाइड्रेट, अनाज को किण्वन करके जो उत्पाद, दूध में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कैसे कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या क्या प्राप्त होगा, माल्टोज का जल अपघटन करने पर एक माल्टोज का अणु टूट करके कितने ग्लूकोज का अणु देगा, लैक्टोज का अणु टूट करके क्या देगा,
ग्लूकोज और गैलेक्टोज। कोई दिक्कत नहीं ना? डाइसैकराइड क्लियर हो गया? कोई दिक्कत डाइसैकराइड में? आगे बढ़े। ओलिगोसेक्राइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट था जिसका जल अपघटन किए तो कम से कम 2 अधिक से अधिक 10। लेकिन ओलिगोसेक्राइड के मुख्य 3 ही वर्ग हैं। 3 नहीं, सॉरी, मुख्य 2 ही वर्ग चर्चित है। एक डाइसैकराइड और दूसरा ट्राइसैकराइड। अब हमको नहीं लगता ट्राइसैकराइड बताने का जरूरत होगा दोस्तों। कितना होगा? 3 क्या होगा? यानी ट्राइसैकराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, ट्राइसैकराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने पर आपको 3 मोनोसैकराइड की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, ट्राइसैकराइड का जल अपघटन करने पर मोनोसैकराइड प्राप्त होगा या डाइसैकराइड प्राप्त होगा? मोनोसैकराइड, मिस्टेक नहीं करना है। तो ट्राइसैकराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर, हाइड्रोलाइसिस समझ रहे हैं ना, जल की उपस्थिति में एंजाइम की मदद से बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ डालना। तो ट्राइसैकराइड 3 मोनोसैकराइड के अणु के मिलने से बनता है, यानी कि इसका जल अपघटन करिएगा 3 मोनोसैकराइड प्राप्त होगा। और इसमें आपको एक ही याद रखना है, वो है रेफिनोज। C18H32O16। यानी देख रहे कार्बन परमाणु संख्या कितना है? मोनोसैकराइड में कितना तक रहता है? 7 तक। मोनोसैकराइड में 8, 9, 10, 11, 12 सब क्या हो जाता है? ओलिगोसैकराइड। रेफिनोज, तो रेफिनोज कौन कार्बोहाइड्रेट है? ट्राइसैकराइड। रेफिनोज कौन कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों? ट्राइसैकराइड है। ट्राइसैकराइड मतलब रेफिनोज का जल अपघटन करिएगा तो कितना मोनोसैकराइड प्राप्त होगा? और रेफिनोज का जल अपघटन करने पर एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु गैलेक्टोज का, ठीक है, एक अणु गैलेक्टोज का और एक अणु फ्रुक्टोज का। रेफिनोज का जल अपघटन करने पर कौन से 3 मोनोसैकराइड हमें प्राप्त होते हैं? कौन से 3 मोनोसैकराइड प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकता है? और मोनोसैकराइड प्राप्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह ट्राइसैकराइड है, 3 ही को प्राप्त हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? सबका एग्जाम्पल याद रखना है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इरेथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, मोनोहेप्टुलोज। डाइसैकराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसैकराइड में और रेफिनोज पाया जाता है कपास के रुई में। कपास के रुई में यह रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कपास के रुई में कौन से कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं? रेफिनोज किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट है? रेफिनोज किन किन मोनोसैकराइड से मिलकर बने हैं? यानी कि आप इससे पहले जैव अणु के बारे में यह समझे थे कि जैव अणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है, कोशिकाओं के ग्रोथ के लिए जरूरी है, कोशिकाओं के पोषण के लिए जरूरी है।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैव अणु है जो कोशिकाओं के निर्माण, कोशिकाओं के पोषण, कोशिकाओं के वृद्धि के अतिरिक्त ये आपके कपड़ों की भी समस्या दूर करता है। आप जो कॉटन कपड़े पहनते हैं वो कॉटन भी किससे निर्मित है? तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमारे कोशिकाओं के निर्माण, वृद्धि और पोषण के लिए नहीं, बल्कि यह आवास भी हमें सुलभ कराते हैं। आवास कैसे सुलभ कराएगा कार्बोहाइड्रेट? अभी तुरंत हम आगे जब पॉलीसेकेराइड पर जा रहे हैं तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन कपड़ा पहन लिए ना कार्बोहाइड्रेट का, सारा कॉटन कपड़ा कॉटन न रुई से तैयार होता है, और रुई कौन कार्बोहाइड्रेट से तैयार होता है? रेफिनोज। तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में कोई दिक्कत? ओलिगोसेक्राइड के कुल कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग है। कौन कौन? डाइसेक्राइड और आइए दोस्तों पॉलीसेक्राइड पर। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट का मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह हम मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़े कि मोनोसेकेराइड एक प्रकार का सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह पॉलीसेकेराइड सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अभी तक जो आप 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को पढ़े हैं, इनमें सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन है? सबसे ज्यादा आणविक बल भार वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? अधिकांश पॉलीसेकेराइड जो होता है दोस्तों, अधिकांश पॉलीसेकेराइड जो होता है वह जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड जल में क्या था? डाइसेकेराइड भी जल में घुलनशील होते हैं, डाइसेकेराइड भी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ट्राइसेकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड, अधिकांश जो पॉलीसेकेराइड है वो जल में क्या है? और दूसरा, ये पॉलीसेकेराइड आपका क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। जिस तरह मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा था? मीठा था। डाइसेकेराइड का भी स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन मोनो और डाइसेकेराइड की तरह ये पॉलीसेकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है? स्वादहीन होता है। बल्कि यह क्या होता है दोस्तों? तो पॉलीसेकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड का आणविक भार सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा होता है। पॉलीसेकेराइड अधिकांश जो है वे जल में अघुलनशील है। पॉलीसेकेराइड जो है उनमें कोई स्वाद नहीं होता, वे क्या होते हैं? कोई दिक्कत? अब आइए प्रमुख पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। प्रमुख पॉलीसेकेराइड, प्रमुख पॉलीसेकेराइड, प्रमुख पॉलीसेकेराइड जो है उसमें सबसे पहला आता है क्या? सेलुलोज। सेलुलोज नाम सुने होंगे। एक बात तो क्लियर है, सेलुलोज जल में घुलनशील होगा और घुलनशील। सेलुलोज का स्वाद मीठा होगा या स्वादहीन होगा? क्योंकि यह पॉलीसेकेराइड हो गया। सेलुलोज हो गया है, हल्ला नहीं करिए। सेलुलोज जो है
इसके बारे में जो सबसे मुख्य तत्व है कि यह प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? सेलुलोज। अन्य सभी अभी तक कितने कार्बोहाइड्रेट पड़े? हमने डाइसैकेराइड देखे, हम ट्राइसैकेराइड देखे, हम कई मोनोसैकेराइड देखे, लेकिन उन सभी और वे सभी सैकेराइड जो है, सभी चाहे मोनोसैकेराइड हो, चाहे डाइसैकेराइड हो, चाहे आपका ट्राइसैकेराइड हो, वे पौधे और जंतु के उत्पाद से प्राप्त होते। उन सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे प्रकृति में मौजूद है वो क्या है? सेलुलोज। अब इसका कारण क्या है कि प्रकृति में इसकी मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है? प्रकृति में सेलुलोज की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण है कि पौधों में आप पढ़ें कि सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है। सेल वाल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वाल किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। और इस पृथ्वी पर जंतु की संख्या ज्यादा या पौधे की? हम संख्या की बात कर रहे, जातियों की बात नहीं कर रहे। इस पृथ्वी पर निश्चित तौर पर जंतुओं के तुलना में पौधों की संख्या काफी ज्यादा है। और न सिर्फ पौधों की संख्या काफी ज्यादा है, बल्कि पौधे काफी विशाल होते हैं। बरगद के पेड़ पर ही 3-4 व्हेल मछली लटका सकते हैं क्या जी? तो पौधों की संख्या जंतुओं के तुलना में काफी ज्यादा है। पौधे की संख्या ही नहीं बल्कि वे पौधों के तुलना में काफी विशाल होते हैं, जंतु के तुलना में काफी विशाल होते हैं। अगर आप थैलोफाइटा, बरफाइटा, टेरिडोफाइटा को छोड़ दे तो अब जब पौधा की संख्या ज्यादा है, उसका शरीर विशाल है और उसका प्रत्येक कोशिका में क्या है? तो क्या ये सेलुलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज इस प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। और क्यों है, इसमें कोई दिक्कत है आप? और सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो सकता। मवेशी सब जो घास खाते हैं, वे घास कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत है, हरी घास। और उन हरी घासों में क्या पाए जाते हैं? जिसका वे आसानी से पाचन कर लेते हैं। क्यों? तो हम बताए थे 3 नंबर चैप्टर में कि मवेशियों के अमाशय में पचाने वाले विशेष बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज को, लेकिन मानव के शरीर में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है। मानव घास खा भी लेगा, घास के रूप में वे बाहर निकल जाएगा शरीर से, उसका पाचन होना संभव नहीं है। पालक घास है। दूसरा है आपको कौन? स्टार्च। दूसरा कौन है? स्टार्च। सबसे पहले स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सभी प्रकार के अनाज और किसमें पाया जाता है? आलू में। और हमारे शरीर के पाचन की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले बेचारा कौन पचाता? तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्च का पाचन हो सकता है। सभी अनाज जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जितने भी अनाज है सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और अनाजों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में होता है। आलू में भी मुख्य रूप से कौन कार्बोहाइड्रेट होते हैं? स्टार्च होते। अब आप ये समझिए कि अनाज और आलू में जो स्टार्च होते हैं ये कहां से आते हैं? तो निश्चित तौर पर बहुत
पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इतना अधिक प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है कि उसका 10% भी पौधा अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं। सारा ग्लूकोज पौधे के भिन्न भिन्न भागों में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और किस रूप में संचित होते हैं, तो स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसके रूप में पौधों में भोजन का संचय होता है। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है दोस्तों, स्टार्च के रूप में। अनाजों में मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। आलू में भी कौन सा पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब ध्यान देखिए कि पौधा स्टार्च के रूप में भोजन को संचित रखता है कहां, अपने उत्पादों में। इसीलिए पौधे के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं दोस्तों, पौधे के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं अधिकांशतः कौन रहते हैं, पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। आलू में भी कौन सा पाया जाता है, स्टार्च। तीसरा कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन। जिस तरह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ था, स्टार्च में, उसी तरह पौधे में, जंतु में जो भोजन करते हैं, जंतु जो भोजन करते हैं अंत में भोजन मुख्य रूप से किसमें कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज अत्यधिक मात्रा में जब हो जाते हैं, ग्लूकोज की अनुमानित मात्रा 80 मिलीग्राम से कितना होता है, 120 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए हमारे 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा। लेकिन अगर हमारे ब्लड में जब भी इससे अधिक ग्लूकोज यानी कि पौधों में जो भोजन संचित होते हैं किसके रूप में संचित होते हैं, स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में जो भोजन संचित होते हैं वे किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। किसके रूप में संचित होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। और आप देखिए कि अगर पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय हो रहा है, पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन संचय हो रहा है, तो पौधे के उत्पाद से आपको क्या प्राप्त हुआ। उसी तरह अगर आप जंतु का उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं और जंतु के उत्पाद से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, तो उनमें क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोजन। पौधे के उत्पाद से प्राय आपको किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की, और जंतुओं के उत्पाद से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो रही है तो आपको किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जंतु स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में। और पॉलीसेकेराइड के बारे में हम पढ़े थे कि पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है दोस्तों जो जल में क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा, पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो जल में क्या है, घुलनशील है। जंतु के उत्पाद से अगर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तो वे कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे, पौधे के उत्पाद से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन है, जंतु के उत्पाद से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। अगला पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें डाइसैकेराइड भी प्राप्त हो सकता है, ट्राइसैकेराइड भी प्राप्त हो सकता है और मोनोसैकेराइड भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अंत में भी डाइसैकेराइड जल अपघटित होकर किसमें बदलेगा, मोनोसैकेराइड। तो किसी भी बड़े, किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो अंत में अपघटित होते होते हुए मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा।
और ओलिगोसैकेराइड में न्यूनतम 2 अधिकतम 10 मोनोसैकेराइड था। तो अगर पॉलीसैकेराइड का आप जल अपघटन करिएगा, निश्चित तौर पर आपको जो मोनोसैकेराइड की प्राप्ति होगी न्यूनतम 10 से अधिक होगा। तो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का अगर हम जल अपघटन कर दें तो न्यूनतम प्राप्त होने वाला जो मोनोसैकेराइड है दोस्तों, न्यूनतम प्राप्त होने वाला जो मोनोसैकेराइड, क्या हुआ? मारपीट हुआ क्या? अल्लाह मत करिए। आइए देख लेते हैं। चौथा पर आ जाए, होने दीजिए, होगा, हो सकता हुआ होगा। 4 नंबर पाए दोस्तों, ग्लाइकोजन समझे, एस्टार समझे, और उसके बाद क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन के बारे में दोस्तों इससे पहले भी हम देखे थे। कब? जब हम पढ़ रहे थे टीसू। क्या पढ़ रहे थे? टीसू। क्या पढ़ रहे थे? टीसू। हेपेरिन जो है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकता है। तो इसके बारे में तो पढ़ाने की जरूरत है। और इसका निर्माण कहां होता है? तो संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में एक विशेष प्रकार का कोशिका था जिसका नाम था मास्ट सेल। याद तक भूल गए? उसी मास्ट सेल में दोस्तों निर्मित होता था क्या? तो हेपेरिन संयोजी ऊतक के मास्ट सेल में पाया जाता है। संयोजी ऊतक के मास्ट सेल में पाया जाता है। उसके बाद यह हमारे लीवर में भी बनते हैं। हमारे किस में बनते हैं? लीवर में भी बनते हैं। हमारे किस में बनते हैं दोस्तों? लीवर में भी बनते हैं। तो हेपेरिन जो है यह मास्ट सेल में भी बनते हैं। और कहां बनते हैं? मानव के और पौधे में नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन है ब्लड को जमने से क्या करना? रोकना। इसका फंक्शन है ब्लड को जमने से। तो पौधे की जब हम बात करते हैं तो उसमें ब्लड का कोई रोल है या पौधों में ब्लड होता है? तो उसमें हिपेरिन की कोई जरूरत। हिपेरिन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको केवल जंतु में देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो केवल आपको जंतु में देखने को मिलेगा। अगला है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? काइटिन। काइटिन को लेकर कंफ्यूजन होता है कि एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम है क्या? किरेटिन। एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम क्या है? किरेटिन है। ठीक है, क्या है? किरेटिन। और यहां पर यह समझने वाली दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन, किरेटिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किरेटिन क्या है? प्रोटीन। किरेटिन कार्बोहाइड्रेट नहीं, किरेटिन क्या है? तो कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। काइटिन कैसा कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है। और किरेटिन जो है दोस्तों बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। और बाह्य कंकाल के रूप में दोस्तों ये मानव के बाह्य कंकाल नहीं बल्कि किसका? और सबसे जरूरी बात है कि ये किरेटिन प्रोटीन जो है ना ये भी किसका निर्माण करते हैं? बाह्य कंकाल का। लेकिन ये किसका बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं? स्तनधारी मेमेलिया का, जैसे मानव का बाल, नाखून, मवेशियों का सींग, खुर, पक्षियों का फर, पक्षी नहीं स्तनधारी का केवल, सॉरी। तो किरेटिन भी बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। लेकिन किसका? लेकिन किरेटिन कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? और काइटिन भी बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका? लेकिन काइटिन क्या है? तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में हमको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेपेरिन और काइटिन को याद रखना। कार्बोहाइड्रेट क्लियर।
कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम का औकात नहीं है कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन पूछ ले आपसे नहीं बने, इसके बाद कोई कार्बोहाइड्रेट पूछ नहीं सकता दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन सारा रटना पड़ेगा। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल खूब पूछता है परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेक्राइड नहीं है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों। तो जो जो प्रमुख थे दोस्तों वे सब क्लियर कर देते हैं। आइए कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है, ठीक है। वैसे जितने भी जैव अणु होते हैं वे कितना महत्वपूर्ण है एक सजीवों के लिए वो आप समझ चुके हैं। उसी से कोशिकाएं निर्मित होते हैं, उसी से कोशिकाओं को पोषण या उसी रूप में कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है या वही कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन इन कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, थोड़ा सा इस पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना रोजमर्रा का कार्य करते हैं वह ऊर्जा हमें ज्यादातर मिलता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। हमारे भोजन के मुख्य हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं दोस्तों। हमारे भोजन का लगभग 60% हिस्सा किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल, दाल, सब्जी। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दाल क्या है? प्रोटीन। सब्जी क्या है? विटामिन, वसा। सबसे ज्यादा क्या है? चावल है। आप देखे होंगे खाना बनाते होंगे, कितना भी सब्जी बना है, दाल बना है, कोई मतलब है चावल कम है किया। दाल अधिक बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी अधिक बन गया कोई दिक्कत नहीं है, और चावल कम बन जाएगा, खाना दोस्त कम बन गया है क्या? ऐसा होता है ना। ये नहीं देख रहा कि दालो हम ही को खाना है, दाल ज्यादा है, सब्जियों हम ही को खाना है, सब्जी ज्यादा है ना, उस सब चीज से कोई मतलब नहीं। ऐसा आप मेंटेलिटी बना हुआ है ना। आप मटन बना लीजिए पूरा एकदम भर लोहिया, और रोटी बनाइए 8 को, शक के निगाह देखने लगेगा, लगता है नहीं खिलाएगा हमको क्या? हल्ला मत करिए, मर्यादा बनाए रखिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारे भोजन में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी मेंटलिटी ऐसी बनी होती है कि हम पहले अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को ही निहारते हैं कि वो कम है कि ज्यादा है। और ऐसा मेंटलिटी इसलिए भी बना हुआ है कि आपको अधिकांश ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी? कार्बोहाइड्रेट से होगी। प्रोटीन और वसा का ऊर्जा का इस्तेमाल तो उस समय होता है दोस्तों जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर या जीवों के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण होने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूज हो गया है तो उससे कितना ऊर्जा उत्पन्न होगी? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की यह भी क्षमता है दोस्तों कि ये वसा और प्रोटीन में भी क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। वसा और प्रोटीन में क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में वसा की कमी हो जाए, और एक नियत मात्रा में वसा का होना भी दोस्तों जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन के निर्माण के लिए वसा जरूरी है। अगर उस वसा की मात्रा नियंत्रित मात्रा से कम हो जाए तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिकाओं का मरम्मत करने के लिए प्रोटीन का हमारे शरीर में होना परम आवश्यक है, और प्रोटीन का कमी हो गया, कोशिका मरम्मत होना जरूरी है। तब ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में भी कन्वर्ट
होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य रोल है एक सजीवों के शरीर में, वो है ऊर्जा का। क्लियर है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट क्लियर। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, मोनोहेप्टुलोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड और इरेथ्रोज आते हैं। क्लियर? डाइसैकराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ट्राइसैकराइड में रेफिनोज। पॉलीसैकराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, हेपेरिन और सेलू। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा रोल सजीवों के शरीर में क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट खत्म। आज क्लास को यहीं रुकते हैं दोस्तों। आज तो मूड इतना खराब हुआ था, पढ़ाने का मन नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ होते रहता, क्या करिएगा। अकेला आदमी रहे तब ना कुछ ना हो। चलिए बंद करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रोटीन है ना।